Hello, good evening everyone. I am Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel Sonia Kaushik Biology Expert at the rate KC Biozone. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 12 बायोलॉजी। और वन शॉर्ट वीडियो रहेगी। डिटेल में अगर आपको वीडियो देखनी है तो हर टॉपिक की वीडियो 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट और एक और प्लेलिस्ट है 12th NCERT, तो वहाँ आप डिटेल्ड टॉपिक देख सकते हैं। इसमें हम पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू रहेगा, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे वहाँ मैं आपको मार्क करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज DNA, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, RNA बर्थ, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी तक हमने प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 5 में पढ़ा अबाउट मेंडल। तो मेंडल ने कहा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, वो होते हैं फैक्टर्स। क्या होते हैं? फैक्टर्स। और फैक्टर्स आर रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड, फैक्टर्स रिलेटेड थे न्यूक्लिक एसिड या DNA से रिलेटेड, क्योंकि फिर एक साइंटिस्ट है जॉनसन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा नहीं, इन फैक्टर्स को क्या कहेंगे? जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? जीन्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स आपको पता है DNA और RNA। DNA हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। DNA इज द जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली, लेकिन पहले इट वाज एक कॉन्ट्राडिक्शन थी वेदर इट इज DNA, RNA और प्रोटीन। तो कैसे पता लगा कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है? पहले बात तो आपको पता ही है कि DNA क्या है? एक लॉन्ग पॉलीमर है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, क्योंकि इसमें 2' OH, राइबो शुगर में ये ग्रुप नहीं होता है, 2' OH एब्सेंट होता है, इसलिए बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। हमारी लेंथ कितनी है DNA की लेंथ रहेगी लगभग, ह्यूमन बींग्स की मैं बात करें 2.2 मीटर। वहीं हम अगर बैक्टीरियोफेज की बात करें तो वायरसेस दैट इनफेक्ट बैक्टीरिया 5174 एक बैक्टीरियोफेज है, उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 5386। ऐसे ही एक लैम्डा बैक्टीरियोफेज है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज, उसके अंदर 48502 बेस पेयर है। इकोलाई मॉडल ऑर्गेनिज्म है, इकोलाई बैक्टीरिया है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, हाफ नंबर ऑफ DNA या हाफ अमाउंट ऑफ DNA। ऐसे ही ह्यूमन में कितना है? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। तो ये थोड़ा सा फिगर्स आप याद रखें, MCQ फॉर्म में या नीट में भी ये चीज़ें आ जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अगर हम DNA की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है न्यूक्लियोटाइड। इसमें है राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चीजें मिलके। तो DNA में ये डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं इसको। डीऑक्सीराइबोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2' OH एब्सेंट होता है, ठीक है, 2' OH एब्सेंट होता है और RNA के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी की वजह से RNA अनस्टेबल है, क्योंकि 2' OH इज अ कैटालिटिक ग्रुप जो इसको रिएक्टिव नेचर RNA का बनाता है। ऑल्दो इन सम वायरसेस RNA में भी था जेनेटिक मटेरियल, और फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो डिस्कवर हुआ था दैट वाज आल्सो RNA हुआ था। हायर ऑर्गेनिज्म के लिए हमारे एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल चाहिए, इसलिए हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? DNA होता है हमेशा जेनेटिक मटेरियल। लोकेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेसिस कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के हैं, एक है प्यूरिन और एक है पायरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन कौन से हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन, और वही पिरामिडिन है हमारे पास साइटोसिन एंड थायमिन। ए से एडेनिन, बी से ग्वानिन। ए और टी के बीच में हमेशा कैसे बॉन्ड बनेंगे? ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी एंड सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो प्यूरिन और पैरामिडिन बाइंड करते हैं। प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक्चुअली डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और इसमें सिंगल रिंग होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर ये होते हैं। समझ में आ गई? फिर आगे चलते हैं हम। हाँ, ये देखिए किस तरह के बॉन्ड यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स, मैंने आपको बताया था हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में क्या है? नाइट्रोजनस बेस रहेगा, राइबोज शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड। तो ये हमारा एक हो गया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगला न्यूक्लियोटाइड ये है हमारे पास। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ ये जो बॉन्ड है ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड,
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। वहीं अगर हम बात करें प्यूरीन पिरामिडीन के बीच में, जैसे ए और टी के बीच में, जी और सी के बीच में, यहाँ डबल है या ट्रिपल है, ये कौन सी बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी तक आपको पता लगा कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो ये कंफ्यूज आप नहीं होंगे। और फॉस्फेट जो होगा वो किस, हमारा जो डीएनए होता है स्टूडेंट, डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, इसमें एक स्ट्रैंड में 5 प्राइम एंड होगा, एक 3 प्राइम। 5 प्राइम एंड का मतलब है फॉस्फेट, 3 प्राइम एंड का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वहीं दूसरा स्ट्रैंड ऑपोजिट पोलैरिटी में होगा, सपोज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो 3 प्राइम पे रहेगा OH और 5 प्राइम पे रहेगा फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है डीएनए का स्टूडेंट? अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स है, ये ऐसे हेलिकल पैटर्न में अरेंज है। तो ये दोनों स्ट्रैंड आपको किसने दिया था? ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसने दिया था? ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। और गिवन है, इट इज गिवन, आप देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा होगा, गिवन बाय वॉटसन, गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। लेकिन ये जो आइडिया था कि डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ये किसने दिया था? आइडिया वाज गिवन बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्स-रे डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट, और यही लिखा है, देखिए 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। लेकिन उनको ये आइडिया आया था एक्स-रे डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट, जो कि मॉरिस विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने किया था। तो ये है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो पूरी बैकबोन है, ये बनी है फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर से, और बीच में है बच्चों नाइट्रोजनस बेसिस, जिनके बीच में है हाइड्रोजन बॉन्ड, A, T एंड G, C। ये है हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। समझ में आ गया? और दोनों जो स्ट्रैंड है उनकी अपोजिट पोलैरिटी रहेगी। ये सारी चीजें हैं जो डीएनए को कहीं ना कहीं स्टेबल बना रही है। तो डीएनए में मैंने आपको बताया जो बैकबोन है वो किससे बनी है? शुगर एंड फॉस्फेट से। दो चेन है तो दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट रहेगी, 5 to 3 एंड 3 to 5 है। फिर मैंने आपको बताया नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कैसे बॉन्ड रहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। जैसे A 2 बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ और C 3 बॉन्ड बनाएगा गुआनिन के साथ। ठीक है, और अगर हम ये दोनों चेन की बात करें तो ये राइट हैंडेड पैटर्न में ये जो है आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो हेलिकल की जो पिच रहेगी, ठीक है, जो ये पिच रहेगी दिस इज 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर। या अगर हम कहें कि एक राउंड में, एक टर्न में, यहाँ से यहाँ तक एक टर्न में लगभग कितने बेस पे रहते हैं? 10 बेस पेयर। और मोस्ट कॉमन डीएनए जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये सारे लेक्चर, ये है BDNA। BDNA इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए। स्टूडेंट्स, ADNA की बात करें एनहाइड्रस फॉर्म में, जैसे स्पोर्स होते हैं, एंडोस्पोर्स होते हैं, जहाँ ड्राई कंडीशंस होती है, वाटर नहीं होता, तो वहाँ ADNA होता है। और 1 राउंड के अंदर या 1 टर्न के अंदर लगभग 11 बेस पेयर तक उसमें हो सकता है। तो ये जो हम सारे स्ट्रक्चर चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं BDNA, दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो अभी हमने स्ट्रक्चर की बात करी है, ऑल थिंग्स आर गिवन, A और D के बीच में डबल बॉन्ड है, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ये हमारे पास यहाँ पे शुगर फॉस्फेट की बैकबोन, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखिए A हमेशा T के साथ बाइंड करेगा, G हमेशा C के साथ बाइंड करेगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास नजर आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे पूरी ट्रांसफर होती है? देखिए स्टूडेंट, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनेगा, इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनेगा, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। और इस पूरी प्रोसेस को कहेंगे सेंट्रल डॉग्मा। ये किसने दिया था? गिवन बाय क्रिक। ठीक है, गिवन बाय क्रिक। ठीक है, और डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। यही एक और चीज आप नोट करेंगे स्टूडेंट्स, रेट्रोवायरसेस के अंदर आरएनए से डीएनए दोबारा बनता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और वहाँ जो एंजाइम यूज होगा वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
इसकी डिस्कवरी टाइमन एंड बाल्टीमोर ने की थी, इसीलिए इसको बाल्टीमोर एंजाइम भी कहा जाता है। गॉट इट? आगे चलते हैं। हाँ जी, डीएनए की पैकेजिंग की बात करेंगे तो देखिए बेटा डीएनए कैसे पैक हो रहा है। तो हमारे पास अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो हमें मेटाफेज स्टेज में स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस स्टेज में मेटाफेज स्टेज में नजर आएगा। तो देखिए बीट्स ऑन स्ट्रिंग ऐसा नजर आएगा हमारे पास कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, देन फिर थोड़ा सा गैप है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर फिर गैप है। इस एक स्ट्रक्चर को अगर हम देखें सो इट इज लाइक दैट। ये जो कोर आपको जो सर्कल फॉर्म में ग्रीन सर्कल दिखाई दे रहा है ये है हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन से बना है। कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन है यहाँ पे? H2A, H3, H2B, H3 एंड H4 और बाहर एक रहेगा वो है H1। तो ऑक्टामर क्यों कहा? क्योंकि ये सारे प्रोटीन डबल है, दो दो इनके फॉर्म प्रेजेंट है, तो ये 8 हो गए, तो हिस्टोन ऑक्टामर। और ये जो डीएनए रैप है इसके चारों तरफ, ये देखिए जो कॉइल्ड फॉर्म में डीएनए रैप है, ये लगभग 200 बेस पेयर डीएनए यहाँ पे फाइंड होगा। और अगर हम एक इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का अगर हम डायमीटर देखें तो लगभग 30 नैनोमीटर के करीब इसका डायमीटर रहता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है एंड दे आर रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। बेसिक अमीनो एसिड्स इसमें ज़्यादा है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो हिस्टोन प्रोटीन से अभी हम अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ पे कोई हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। बैक्टीरियल सेल के अंदर इस तरीके से डीएनए खुद ही कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको न्यूक्लियस नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। जीनोपोर भी उसको बोलते हैं और न्यूक्लियोइड भी उसको बोलते हैं। समझ में आ गया? अब अगर हम देखें अपने डीएनए को किस तरीके से वो रैप्ड है या किस तरीके से वो, तो कहीं भी हम देखेंगे डीएनए बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड है, कहीं लूजली कॉइल्ड है, फिर हाईली कॉइल्ड है, फिर लूजली रैप्ड है। तो बच्चों ये जो टाइटली पैक्ड आपको डीएनए दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड यू, दिस इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? हेट। और ये जो लूजली पैक्ड दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, यानी कि ट्रू क्रोमेटिन। ठीक है, आ जाता है ट्रू और डिफरेंस आ जाता है। तो जो यूक्रोमेटिन है, ट्रू क्रोमेटिन जो लूजली पैक है वही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। और अगर हम टाइटली पैक कॉइल्ड रीजन की बात करें तो ये है हेट्रोक्रोमेटिन जो कि डार्कली स्टेन्ड होगा और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का अगर डिफरेंस आपसे पूछा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो अभी ये चल रही थी, अभी सर्टन एंड बॉबरी आए, उन्होंने कहा क्रोमोसोम्स आर द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी मेंडल ने बताया फैक्टर है, जॉनसन ने बताया जीन है, सर्टन एंड बॉबरी ने कहा दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम्स आर द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सर्टन एंड बॉबरी ने कहा, तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अभी भी एक कन्फ्यूजन चल रहा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो वहीं एक एक्सपेरिमेंट किया किसने? ग्रिफिथ ने, एंड द एक्सपेरिमेंट वॉज डन इन 1928। तो ये एग्जाम में आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है और 1 मार्क्स में दे कैन आस्क बैक्टीरिया। तो 1928 में किसने ये एक्सपेरिमेंट किया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। कौन सा बैक्टीरिया यूज किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 स्ट्रेन यूज की गई, एस स्ट्रेन जो कि स्मूथ थी, आर स्ट्रेन जो कि रफ थी। 2 स्ट्रेन यूज की गई। एस स्ट्रेन पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक यानी कि डिजीज कॉजिंग, और आप इसको क्या बोल सकते हो? वायरुलेंट भी बोल सकते हो। वहीं आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट थी या नॉन पैथोजेनिक थी। तो आपको पता है कि पैथोजेनिक या वायरुलेंट स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, माइस डाई। वहीं अगर आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस अलाइव, कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया एस स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट थी उसको तो पहले ही हीट किल कर दिया, और एस स्ट्रेन ठीक है हीट किल कर दिया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस अलाइव, क्योंकि वो पैथोजेनिक स्ट्रेन तो यहाँ पे डेड फॉर्म में है। अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया हीट किल एस स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन को लाइव लिया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस डाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एस स्ट्रेन जो खुद कुछ नहीं कर सकता था इसने आर स्ट्रेन को चेंज कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो गई यहाँ पे? ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से थी, आरएनए की वजह से थी या प्रोटीन की वजह से थी, ये यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। तो उसके बाद तो इस प्रिंसिपल को हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं।
लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या था वो यहाँ से अभी क्लियर नहीं हुआ था। तो 3 साइंटिस्ट के, कौन कौन से 3 साइंटिस्ट आए उसके बाद? एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। ये 3 साइंटिस्ट के नेम आपको पता होने चाहिए, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। तो इन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो बायोकेमिकल यूज हुआ है दैट मे बी प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। तो इन्होंने इनसे हो सकता है। तो इन्होंने आरएनए को डाइजेस्ट करवा दिया आरएनए एंजाइम यूज करके, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा दिया प्रोटीएजेस यूज करके। लेकिन जब इन्हें प्रोटीन को डाइजेस्ट किया कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हुआ, माइस फिर भी मर गया। आरएनए को इन्होंने इनएक्टिव किया आरएनए यूज करके, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स प्रोटीन या आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं थे। तो यहाँ से एक आइडिया उनको मिला कि डीएनए ही था जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई, क्योंकि जब डीएनए को डीएनए से इनएक्टिव कर दिया गया या क्लीव कर दिया गया तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इसका मतलब जो एस स्ट्रेन हीट किल थी उससे आर स्ट्रेन के अंदर जो मटेरियल गया था दैट वाज डीएनए, लेकिन अभी भी प्रूव करना इसको बाकी था। दिस इज द टेंटेटिव आइडिया गिवन बाय एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। इसके बाद 3 साइंटिस्ट आए बच्चों। कौन से साइंटिस्ट? हार्शी एंड, 2 साइंटिस्ट आए, हार्शी एंड चेज। डायग्राम से डायरेक्ट मैं इसको डिस्कस करूंगी। हार्शी एंड चेज ने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरियल वायरस को बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज के पास 2 ही चीजें होती है, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन कोड। तो 2 ही चीजें बैक्टीरियल वायरस के पास होती है। तो एक बार इन्होंने डीएनए को लेबल कर दिया, किससे कर दिया? P32 से, रेडियो एक्टिव। और दूसरी बार में इन्होंने प्रोटीन कोड को लेबल कर दिया S35, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जैसे मिथ्योनिन, सिस्टीन वगैरह उसके प्रोटीन कोड में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जब इन्होंने डीएनए को लेबल, प्रोटीन कोड को लेबल किया, देखिए प्रोटीन कोड यहाँ रेड कलर से लेबल्ड है, तो कोई रेडियो एक्टिविटी नजर नहीं आई अंदर। इसका मतलब प्रोटीन तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चीज़ एंटर कर सकती है वो प्रोटीन तो नहीं है, क्योंकि प्रोटीन कोड बाहर ही रहा, कोई रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे विजिबल नहीं हुई। लेकिन जब इन्होंने डीएनए को लेबल किया फॉस्फेट से तो रेडियो एक्टिविटी नजर आ रही है, देखिए रेड कलर से सीधा सीधा। इसका मतलब ये यहाँ से प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही वो मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है। अब बात आती है कि न्यूक्लिक एसिड तो 2 तरह के हो सकते हैं, डीएनए या आरएनए। इज दैट आरएनए कि जो किसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल हो? तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर। वाई? इसके पीछे रीजन है कि आरएनए होता है अनस्टेबल। क्यों होता है ये भी हमने आज लेक्चर में डिस्कस किया। इसमें जो राइबोज शुगर रहेगी उसमें 2' सेकेंड कार्बन पे 2' OH यहाँ पे होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो आरएनए को रिएक्टिव बनाता है, कैटालिटिक बनाता है। तो वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वायरसेस को जेनेटिक मटेरियल स्टेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं माना जाता, फिर हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि है डीएनए। वहाँ पे उसके एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फर डाइस्टर बॉन्ड, अपोजिट पोलैरिटी, तो ये सारी चीज़ें डीएनए को ज़्यादा स्टेबल बनाती है। मोर ओवर उसमें राइबोज शुगर में OH ग्रुप भी नहीं है सेकेंड पोजिशन पे, तो इसलिए उसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनता है। आपको पता है जब सेल डिवीजन होती है तो एक सेल से दूसरा सेल बनता है, तो उसमें डीएनए से दूसरे सेल में डीएनए तो जाएगा ना जेनेटिक मटेरियल, तो ये डीएनए से डीएनए बनता है एस फेज। सेल साइकिल में एस फेज होता है जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है। अब बात आती है कि डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा। तो 3 स्टेप प्रोसेस है स्टूडेंट्स। पहला स्टेप रहेगा इनिशिएशन, जिसमें ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। सेकंड प्रोसेस रहेगा इलॉन्गेशन, जिसमें नया स्ट्रैंड इलॉन्गेट होगा, ठीक है, एक्सटेंशन होगा। और थर्ड प्रोसेस जब ये खत्म हो जाएगी टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा डीएनए का वो ओपन हो जाएगा। कहाँ से? लास्ट से। ऐसे देखिए डीएनए स्ट्रैंड ऐसे, यहाँ पे अभी नाइट्रोजनस बॉन्ड थे ये ब्रेक हो जाएंगे, अनवाइंडिंग हो जाएगी। कौन करेगा ये अनवाइंडिंग? कौन करेगा? हेलिकेज। तो सबसे पहला एंजाइम जो रेप्लिकेशन में यूज हुआ हेलिकेज। ये क्या करेगा? डीएनए
स्ट्रैंड को ओपन कर देगा, बीच में जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में उसको ब्रेक कर देगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। ये पर्पल कलर स्ट्रैंड जो आपको नजर आ रहा है ये नया डॉटर स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट डीएनए, जो डीएनए स्ट्रैंड ओपन हुआ है पेरेंट डीएनए उसी की कॉपी करेगा। ए है तो उसके अपोजिट में टी आ जाएगा, जी है तो सी आ जाएगा। और ये सारा काम करने के लिए इलॉन्गेशन के लिए हमारे पास होगा कौन सा एंजाइम, पॉलीमरेज। इसको आप डीएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं क्योंकि ये डीएनए की कॉपी बना रहा है। इनिशिएशन में हेलिकेज ने काम किया और एक और चीज़ है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक स्पेशल सीक्वेंस रहेगा जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। आपको पता है बैक्टीरियल डीएनए सर्कुलर होता है तो वहाँ पे एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर मल्टीपल ओरिजिन साइट हो सकते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है। अब रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए एक प्राइमर की आवश्यकता होती है। प्राइमर एक छोटा सा फ्रैगमेंट रहेगा आरएनए का जो डीएनए पॉलीमरेज को इंडिकेट करता है कि कहाँ से पॉलीमरेज को बाइंड करके नया स्ट्रैंड बनाना है। तो हेलिकेज एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करेगा, प्राइमेज एंजाइम रहेगा जो प्राइमर बनाएगा। प्राइमर बाइंडिंग से क्लियर हो जाएगा डीएनए स्ट्रैंड कहाँ से सिंथेसिस करनी है और उसके बाद स्ट्रैंड इलॉन्गेट होगा डीएनए पॉलीमरेज के अकॉर्डिंग। जहाँ तक डीएनए स्ट्रैंड ओपन है वहीं तक रेप्लिकेशन होगा, देन टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड ओपन होता है तो ये बनाता है एक रेप्लिकेशन फॉर्क जो आपको अगले एक्सपेरिमेंट में नजर आएगा। पहले मैं वही आपको बताती हूँ, ये है रेप्लिकेशन। देन वी विल कम टू मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट कि क्या प्रूफ है कि एक स्ट्रैंड टेम्पलेट था, पेरेंटल था और एक स्ट्रैंड नया बना है, तो वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप देखिए जब डीएनए स्ट्रैंड सपोज ऐसे हमारे पास दो डीएनए स्ट्रैंड थे और जब इनके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में फॉस्फेट बॉन्ड ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए तो ये ऐसे ओपन हो गया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यहाँ पे देखिए प्राइमर यहाँ बाइंड होगा तो एक स्ट्रैंड हमारे पास कॉन्टिन्यूटी में बनेगा और दूसरा स्ट्रैंड जो है डिसकॉन्टिन्यूअस वे में बनेगा। स्टूडेंट्स, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। यही कारण है कि अब 5 प्राइम 3 प्राइम दोनों सेम डायरेक्शन तो नहीं है, इसीलिए एक यहाँ से स्टार्ट हुआ रेप्लिकेशन, एक यहाँ। ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स में बन रहे हैं ये बाद में लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ दिए जाते हैं। इन फ्रेगमेंट्स के बारे में एक साइंटिस्ट थे ओकाजाकी जिन्होंने बताया, जे कहते हैं इसलिए इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी इनको बोला जाता है बिकॉज ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेड इट क्लियर कि हाँ फ्रेगमेंट्स में जो है डीएनए बनता है। अब देखिए ये ब्लू कलर का जो स्ट्रैंड है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और जो नया पिंक कलर का स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है ये डॉटर स्ट्रैंड है। इसी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको मिजल्सन एंड स्टॉल ने किया था, उसको बोलते हैं मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। देखिए ये पेरेंटल डीएनए है, दोनों रेड कलर के स्ट्रैंड है, N15 से लेबल कर दिया। अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो बनेगा N14 क्योंकि ई कोलाई के अंदर हमने ग्रोथ मीडियम, हम ये डीएनए किसका देख रहे हैं, ई कोलाई, और ई कोलाई में हमें मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है इसलिए ई कोलाई लिया। आपको समझ में आ जाए इसलिए ये हेलिकल फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं, अदरवाइज बैक्टीरिया का डीएनए तो सर्कुलर होता है। यहाँ पे ये मॉडल ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन शो कर रहे हैं यूकैरियोट्स का ताकि इट विल बी इजी टू क्लियर इट। तो देखिए तो डीएनए इन्होंने पहले अमोनियम क्लोराइड में बैक्टीरिया को ग्रो किया, किसके अंदर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब सारे नाइट्रोजनस बेसिस लेबल होंगे N15 से क्योंकि यहाँ पे ये N15 लेबल था। बाद में उसको किससे लेबल कर दिया गया, ये देखिए यहाँ पे NH4Cl जो दिया गया वो N14 लेबल था। तो नए स्ट्रैंड जो बनेगी ग्रीन कलर की N14। हर जनरेशन में आपको पता है पेरेंटल डीएनए आधा रहेगा और आधा नया बनेगा। तो आप देख लीजिए नेक्स्ट जनरेशन में टोटल ही ग्रीन हो गया क्योंकि अभी ग्रो करने के लिए हम उनको N14 ही दे रहे हैं। तो बाद में जब इनको सेंट्रीफ्यूज कराया गया तो हमारे पास दो स्ट्रैंड यहाँ पर आए, एक लाइट स्ट्रैंड ऑन द अपर साइड, हैवी स्ट्रैंड, एक हाइब्रिड स्ट्रैंड यहाँ पे है, यानी कि दो स्ट्रैंड आए। यहाँ दोनों ही स्ट्रैंड N14 थे क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए हमने जो अमोनियम क्लोराइड दिया उसमें N14 था। यहाँ पे नया स्ट्रैंड जो बना उसमें N15 भी एंटर कर गया, ठीक है।
सॉरी, पहले हमने पेरेंटल में N15 लिया और डॉटर स्ट्रैंड के अंदर N14, तो हाफ ऑफ द डीएनए हाइब्रिड रहेगा और हाफ रहेगा पूरा पेरेंटल। तो 2 स्ट्रैंड हमारे पास यहाँ पर आ गए। डेंसिटी के बेसिस पे इसने स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए यहाँ पे CaCl सीजियम क्लोराइड यूज किया गया। हाई स्पीड में जब सीजियम क्लोराइड डालकर हम डीएनए को रोटेट कराएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, तो डेंसिटी के बेसिस पे 2 डीएनए स्ट्रैंड हमारे पास आ गए। इससे पता लगता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। हाफ इज द डीएनए दैट इज पेरेंटल एंड हाफ इज न्यूली फॉर्म। ठीक है, तो ये मीजल सेल एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट ये भी इंपॉर्टेंट, इकोलाई को यूज करके उन्होंने यूज किया। नेक्स्ट है एंजाइम्स। मैंने आपको बता दिया डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड बनाएगा। रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में मैंने आपको बताया। लाइगेज जो बाद में डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ देगा। एक स्ट्रैंड हमारे पास कॉन्टिन्यूस रहेगा, दूसरा कैसा रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूस। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ये काम स्टार्ट होगा, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डीएनए से आरएनए का बनना, और इस स्टेप को बोलते हैं हम स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस में हुआ था, ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस में ही होगा। और मैंने आपको बताया कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, ट्रांसक्रिप्टेज। और क्या बोलते हैं इसको, आरएनए पॉलीमरेज भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। तो देखिए ये हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये बीच से ओपन हो जाएगा। रेप्लिकेशन में एंड से ओपन हुआ था, यहाँ बीच से ओपन होगा, और इसको अब हम कहेंगे ये स्ट्रैंड जो ओपन हुआ है इसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा ना, तो इसको कहेंगे हम, ये बबल जैसा नजर आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन बबल। और क्या बोल सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्टूडेंट जहाँ से स्टार्ट होगा वो प्रमोटर रहेगा, जहाँ खत्म होगा वो टर्मिनेटर, और बीच में रहेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, और स्ट्रक्चरल जीन को कॉपी करके हमारे पास आ जाएगा न्यू आरएनए। तो एक ही स्टाइल है जिसका कॉपी होकर आरएनए बनेगा, एमआरएनए। तो बच्चों ये जो स्टाइल जिसको कॉपी किया है ये होगा टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए। और जो स्टाइल का कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है ये होगा कोडिंग। ये कोई हेल्प नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। लेकिन एमआरएनए किससे बनेगा, टेम्पलेट डीएनए से। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन अगर हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर स्ट्रक्चरल जीन एक है, वन स्ट्रक्चरल जीन है, तो इसको कहेंगे कैसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, मोनोसिस्टोनिक। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन 2 या 2 से ज्यादा है, 2 और मोर स्ट्रक्चरल जीन है, तो इसको कहेंगे पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, कैसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, पॉलीसिस्टोनिक। एक स्ट्रक्चरल जीन होगा यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, यूकैरियोट्स में ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, P से पॉली, P से प्रोकैरियोट्स, याद रखिए। तो मोनोसिस्टोनिक या पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या रहती है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। आप एक डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये देखिए ये है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड जो एमआरएनए बनाने में हेल्प करेगा। ये है कोडिंग स्ट्रैंड जो कोई हेल्प नहीं करेगा, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगी प्रमोटर, जहाँ से खत्म होगी टर्मिनेटर। स्ट्रक्चरल जीन अगर एक है तो इसको कहेंगे हम मोनोसिस्टोनिक, और अगर ज़्यादा है तो कहेंगे पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, अब हमारे एमआरएनए के अंदर कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स भी होते हैं, उनको कहेंगे इंट्रॉन। इनको बाद में हटा दिया जाएगा, स्प्लाइसिंग कर दी जाएगी। और एक होते हैं कोडिंग रीजन, कोडिंग सीक्वेंस, उनको बोलते हैं एक्सॉन। नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, उनको बोलते हैं इंट्रॉन। किसमें होते हैं, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन किसके अंदर होते हैं स्टूडेंट, यूकैरियोट्स के अंदर। तो यूकैरियोट्स के अंदर स्प्लाइसिंग के बाद इनको हटा दिया जाता है इंट्रॉन को, इसीलिए यूकैरियोट्स के जीन्स को स्प्लिट जीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्प्लिट जीन्स। क्यों, क्योंकि इसमें नॉन कोडिंग रीजन को बीच में से हटाया जाता है। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आरएनए तो 3 टाइप्स के होते हैं। आरएनए हमारे पास
आरएनए, नीट का भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, 3 तरीके का आरएनए हमारे पास होता है। तो क्या तब सब में सेम पॉलीमरेज यूज होता है? यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या सेम तरह का एंजाइम यूज होगा? नहीं, यहाँ पे आरएनए पोल 1 यूज होगा, आरएनए पोल 1, यहाँ पे पोल 2, यहाँ पे पोल 3। तो याद रखेंगे आरएनए पोल 1, पोल 2 और पोल 3। आप ये सीक्वेंस याद रखें, RMT, जैसे HMT की घड़ियाँ होती थी, वहाँ से आप उस ब्रांड नेम को याद रख सकते हैं। HMT की जगह आपने याद करना है RMT। तो पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, तो 3 टाइप से पॉलीमरेज। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट आरएनए कौन सा है? rRNA, 80 से 85% है ये टोटल। mRNA कितना है? 3 to 4%। tRNA कितना है? 15%। समझ में आ गई बात? तो देखिए, जो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन बबल और जो सारी चीज़ें बताई थी वो आपके सामने है। यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड बीच में से ओपन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल, और यही वो रीजन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। और अगर आप देखें, लेट मी जूम इट, अगर आप आरएनए का स्ट्रक्चर देखें, आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एक रो फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर है? रो फैक्टर, और एक रखिएगा सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर प्रोसेस को इनिशिएशन में हेल्प करता है और ये टर्मिनेशन में। रो फैक्टर किसमें हेल्प करता है? टर्मिनेशन में। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन भी 3 स्टेप प्रोसेस है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हेल्प की किसने? कौन से फैक्टर ने? सिग्मा फैक्टर। और टर्मिनेशन में किसने फैक्टर की? रो फैक्टर। अब रो फैक्टर अगर हेल्प करेगा तो रो डिपेंडेंट प्रोसेस होगी ट्रांसक्रिप्शन, नहीं हेल्प करेगा तो रो इंडिपेंडेंट, कुछ भी हो सकता है। और कौन सा नेम यहाँ पे यूज हुआ है? आरएनए पॉलीमरेज। कोई प्राइमर की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं रहेगी, जैसे रेप्लिकेशन में प्राइमर चाहिए था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए। सिंपली ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा, डीएनए बीच में से ओपन होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगी सिग्मा सब यूनिट की हेल्प से, इलोंगेट होगी और खत्म हो जाएगी। खत्म होने के लिए क्या कोई स्पेशल सीक्वेंस है? तो रो फैक्टर है वहाँ पे जो खत्म करता है। बाद में आप देखेंगे ट्रांसलेशन में, आप देखेंगे UAA, UAG, UGA 3 तरह के सीक्वेंस होते हैं जो ट्रांसलेशन में। तो बेसिकली चाहे हम रेप्लिकेशन की बात करें जहाँ डीएनए से डीएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, या हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें जहाँ डीएनए से आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, दोनों ही प्रोसेस कहाँ हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर। आपने देखा होगा न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें पोर्स बने हैं। तो जो एमआरएनए यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा वो कहाँ आ जाएगा? साइटोप्लाज्म। तो अगली प्रोसेस रहेगी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में एमआरएनए से बनेंगे प्रोटीन। ठीक है, तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने किया ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के स्टेप्स। ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच mRNA कन्वर्ट्स इनटू DNA कन्वर्ट्स इनटू mRNA। तो इसको हम RNA सिंथेसिस भी बोलते हैं एंड इट अकर्स इन न्यूक्लियस। हमने RNA सिंथेसिस प्रोसेस को डिस्कस किया जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं एंड कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए से हमारे पास आ गया mRNA, डीएनए से हमारे पास क्या आ गया? mRNA। लेकिन अभी जो आरएनए आया है इट इज नॉट रेडी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो आरएनए हमारे पास अभी ट्रांसक्रिप्शन के बाद आया है दैट इज नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरगो प्रोटीन सिंथेसिस। सो वी नीड टू चेंज दिस आरएनए। पहली बात तो अभी इसको mRNA का नाम नहीं दिया जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? अभी क्या बोलते हैं इसको? HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, और ये भी मैच्योर नहीं है, नॉट रेडी फॉर ट्रांसक्रिप्शन। सो इट मीन्स PTM। क्या होता है PTM? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। इसकी जरूरत है स्टूडेंट्स, आप नोट करते रहेंगे चीजों को साथ साथ। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इसको बोलते हैं। और वो मॉडिफिकेशन क्या है जो हमारे आरएनए को ज़्यादा स्टेबल बना देती है?
तो सबसे पहले तो क्या होगा बेटा, 5 प्राइम जी कैपिंग। देखिए सपोज दिस इज अवर आरएनए, ये हमारा आरएनए है, mRNA, तो ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम पे जी कैप लग जाएगी, जी कैप लग जाएगी, और 3 प्राइम पे पॉली ए टेन, ठीक है। इसको पॉली एडाइलेशन भी बोलते हैं। 200 से 300 एडिनिन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो जी कैप, कौन सी जी कैप लगती है स्टूडेंट्स? दिस कैन आस्क इन नीट एग्जाम, जी कैप कौन सी लगती है? 7 मिथाइल गुआनोसिन। कौन सी कैप लगती है? 7 मिथाइल गुआनोसिन। और एडिनिन कितने ऐड होते हैं? अराउंड 200 to 300। तो इस स्टेप को पॉली एडाइनाइजेशन भी बोलते हैं, एडिनिन का ऐड होना। पॉली मतलब बहुत सारे एडिनिन, समझ में आ गई? तो 2 चेंजेस हुए। पहला चेंज आपने किया 5 प्राइम जी कैपिंग, सेकेंड स्टेप में आपने किया पॉली ए टेलिन, एंड थर्ड इज इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इंट्रॉन्स क्या है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस है स्टूडेंट। देखिए तो इंट्रॉन्स, ये जो इंट्रॉन्स है आपको ऑरेंज कलर के जो नजर आ रहे हैं, इट विल स्पाइस आउट, ये यहाँ से निकल जाएंगे, स्पाइसिंग हो जाएगी। अब हमारे पास जो मैच्योर आरएनए रहेगा उसमें हमारे पास एक 5 प्राइम एंड है, एक 3 प्राइम एंड है, और ये क्या रहेगा यहाँ पे? एक्सॉन, ठीक है। क्या रहेगा यहाँ पे? केवल एक्सॉन, ठीक है। सो अब हमारे पास ये जो आरएनए है, इट इज रेडी टू स्टार्ट नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज ट्रांसलेशन। अभी हम इट इज मैच्योर इनफ टू स्टार्ट प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन को हम प्रोटीन सिंथेसिस भी बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस भी बोल सकते हैं। ये कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। उससे पहले आपको टॉपिक करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ट्रांसलेशन में एक टॉपिक आता है जेनेटिक कोड। तो जब तक आपको जेनेटिक कोड के बारे में नहीं पता होगा, यू कांट डू ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन से पहले हम एक टॉपिक करेंगे जेनेटिक कोड। अब ये जेनेटिक कोड क्या है स्टूडेंट्स? द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो एक फिजिसिस्ट है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ए, टी, जी एंड सी, ठीक है, 4 है। तो अगर हम और कितने अमीनो एसिड को कोड करते हैं? टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? ये नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस ए, टी, जी, सी कितने हैं? 4। टोटल अमीनो एसिड आपको पता है जिनसे प्रोटीन बनेंगे वो कितने हैं? 20। कुछ एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एरोमेटिक है, तो टोटल 20 है। तो अगर आप इसमें कॉम्बिनेशन बनाएं, ठीक है, 4 into 3, तो कितना होगा? 4 into 4 into 4, कितना आ गया ये? 64। तो टोटल कोडोन्स कितने हैं भाई? टोटल कोडोन्स कितने हैं? 64। एक कोडोन में 3 लेटर होते हैं, 3 लेटर कोडोन होता है। सपोज ए यू जी, तो 3 लेटर का एक कोडोन है, एंड ईच कोडोन कोड्स फॉर अमीनो एसिड। हर कोडोन किसको कोड करता है? हर कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। लेकिन 64 कोडोन हमारे पास है, तो कुछ कोडोन, लेकिन अमीनो एसिड केवल 20 है। अगर 64 कोडोन कोड करते हैं अमीनो एसिड, तो 64 अमीनो एसिड होने थे। इसका मतलब कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो रिपीटेटिवली बनाए जाते हैं डिफरेंट कोडोन से। तो कई बार सपोज एक सीरीन अमीनो एसिड है, 5 to 6 कोडोन है जो उसी को कोड कर रहे हैं, और 3 कोडोन्स हमारे पास ऐसे हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, उनको हम कहते हैं स्टॉप कोडोन्स। क्या कहते हैं? स्टॉप कोडोन्स। कौन से हैं वो? UAA, UAG, UGA, ठीक है। ये 3 कोडोन हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो फंक्शनल कोडोन कितने बच्चों? 61 फंक्शनल कोडोन के बाद भी हमारे पास जो अमीनो एसिड है वो है केवल 20। तो इसका मतलब कुछ रिपीटेटिवली कोडोन सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। 3 लेटर का एक कोडोन होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास
ये है mRNA, मैच्योर RNA, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। सपोज इसमें कोडोन है AUG, GUG या UUU, ठीक है। तो AUG ये कोडोन है, GUG ये कोडोन है, UUU ये कोडोन है। सपोज AUG किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है? ये मिथियोनिन, ठीक है। ऐसे हर 3 लेटर कोडोन जो है अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडोन यहाँ पर है हमारे पास 64 कोडोन है। उन 64 में से बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कोडोन जो हमारे पास है वो है AUG। AUG ये नीट में भी क्वेश्चन आता है बेटा, AUG इसको ड्यूअल कोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूअल कोडोन। क्यों? क्योंकि ये तो कोड कर रहा है, कोड्स फॉर मिथियोनिन, एक अमीनो एसिड है बच्चों। कौन सा अमीनो एसिड है? मिथियोनिन। एक तो उसको कोड करता है, दूसरा ये ट्रांसलेशन को स्टार्ट भी कराता है, इनिशिएशन कोडोन भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रीड में आ चुका है इनिशिएशन कोडोन। तो इसको ड्यूअल कोडोन हम बोलेंगे, दोहरा नेचर इसका रहेगा, ठीक है, ड्यूअल कोडोन। तो आपको पता लगा कोडोन कैसा है? ट्रिपलेट है। और एक केमिकल मेथड में किया डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये जो बेसिस है ये अलग अलग अमीनो प्रोटीन जो है बनाते हैं, ठीक है। और एक और साइंटिस्ट है मार्शल निरनबर्ग, इनका भी कॉन्सेप्ट आता है। इन्होंने भी बताया सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब बिना सेल के भी आप प्रोटीन सिंथेसिस कैसे कर सकते हो। फिर 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने किसके बारे में बताया? स्टॉप कोडोन्स के बारे में बताया। सेवरोओका एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये आरएनए को पॉलीमराइज कराने में काम आता है, ठीक है, समझ में आ गया। दैट इज कॉल्ड एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए को प्रिपरेशन में काम आता है, और आरएनए प्रिपरेशन आपको पता है क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को भी बोलते हैं। गॉट इट? तो अभी आप देख लीजिए हमारे पास कोडोन, ये है हमारे 64 कोडोन। तो आप देख सकते हैं इस पूरे कोडोन के अंदर देखिए हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेस है, UCAG। इधर भी आप लिख लेंगे साइड में UCAG। अब इनको आप 3 लेटर को, और इधर एक ही बोर्ड में आपने एक स्क्वायर बोर्ड में आपने लिखा है UCAG, मतलब जितने कोडोन होते हैं। आरएनए में T नहीं होता है, आरएनए में U होता है, तो T की जगह यहाँ क्या लेंगे? तो आप देखिए फर्स्ट क्या है? UUU, नेक्स्ट क्या है? UUC। तो ये आप इस तरह से कॉलम फिल करते जाएंगे जैसे आपने मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड क्रॉस में कॉलम फिल किए थे। नो नीड टू लर्न ऑल दिस जेनेटिक कोड का ये चार्ट है, आपको लर्न करने की जरूरत है। हाँ, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए जैसे ल्यूसीन के लिए कितने अमीनो एसिड है, देखिए कितने कोडोन है, 1 2 3 एंड 4। यस, इसमें टी नहीं रहते? नहीं, आरएनए में वी हैव यूरासिल इन केस ऑफ थायमिन, टी नहीं होगा, ठीक है। देखिए बेटा ल्यूसीन के लिए और कोई भी आपको नजर आ रहा है? नहीं, तो 4 कोडोन है जो केवल ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं। प्रोटीन को देखिए कितने अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं? 4। समझ में आ गई? तो ये आपके पास है पूरा जो है जेनेटिक कोड का चार्ट, और आप इसमें देख सकते हैं कौन सा अमीनो एसिड के लिए कौन सा मोस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है हमारे पास ग्लाइसिन। अब बेटा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, ठीक। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस साथ साथ में चल रही है, आई होप माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल। हाँ जी, तो साइलेंट फीचर्स और जेनेटिक कोड ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। साइलेंट फीचर तो टोटल मैंने आपको बताया एक कोडोन ट्रिपलेट होता है, 61 फंक्शनल कोडोन है, और 3 कोडोन ऐसे हैं जो कुछ भी कोड नहीं करते, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडोन। मैंने आपको बता दिया कौन से हैं, UUU, UGA, UAG, ठीक है। और कुछ एसिड है जो एक से ज्यादा कोडोन द्वारा कोडेड है, तो उनको क्या बोलते हैं? कोड कैसा है? डीजेनरेट। हम कोडोन को कॉन्टिन्यूअस मैटर में रीड करेंगे, कोई कोमा कोई फुल स्टॉप नहीं होगा। सपोज ये है हमारे पास AUG, GUG, UUU, तो हम इसमें कोई कोमा या कोई हाइफन ऐसा कुछ नहीं डालेंगे, कोई पंक्चुएशन यूज नहीं होगी। AUG, GUG, UUU, कॉन्टिन्यूटी में इसको हम हमेशा
रीड करते हैं। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है अगर AUG हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर कोड कर रहा है किसको, मिथ्योनिन को, तो ये प्रोकैरियोट्स में भी मिथ्योनिन को कोड करेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, देखिए जैसे AUG यूकैरियोट्स में कोड करता है मिथ्योनिन को और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये कोड करता है बेटा फॉर्माइल मिथ्योनिन का, फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड करता है। गॉट इट? समझ में आ गया? मतलब फॉर्माइल ग्रुप लगा है मिथ्योनिन में। तो जो कोडोन हमारे अंदर जो कोड करता है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम ही कोडोन, सब कोडोन हमारे अंदर भी सेम है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सेम है। इज दैट क्लियर? और AUG के बारे में मैंने आपको बताया ये ड्यूल फंक्शन कोडोन है, ये इनिशिएटर कोडोन का भी काम करता है और ये मिथ्योनिन को भी कोड कर रहा है। UAA, UAG, UGA टर्मिनेटर कोडोन या स्टॉप कोडोन। ठीक है, तो आप और जब भी कोडोन्स को रीड करेंगे 3 लेटर कोडोन्स को कॉन्टिन्यूअस फैशन में ही रीड करेंगे। तो ये साइलेंट फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर जेनेटिक कोड में कोई म्यूटेशन हो जाए बच्चों तो पूरा जो प्रोटीन बनेगा फिर वो डिफेक्टिव प्रोटीन होगा। जैसे सपोज 3 लेटर के हमारे पास कोडोन है, जैसे राम, हैज, रेड, कैप, ये 3 लेटर में आप इसको रीड करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज आपको दिख रहा है, सिर्फ एक लेटर कोडोन में आपका डिफरेंस है तो आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। राम, हैज, आगे आप पूरा ही चेंज हो गया, तो इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? आगे पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। लेकिन अगर एक पॉइंट पे ही चेंज हुआ है बाकी सारा सेम है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। तो यहाँ पे एक डिजीज गिवन है बेटा सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हमारी आरबीसी का शेप, नॉर्मली हमारी आरबीसी का शेप स्फेरिकल रहता है, तो इसमें सिकल शेप हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज कंडीशन है जो सिंगल बेस पेयर के म्यूटेशन की वजह से होती है। ठीक है, सिंगल बेस पेयर, तो ऐसे म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन में बोलते हैं। किसकी वजह से? पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन अगर पूरा का पूरा फ्रेम भी चेंज हो जाए, पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समझ में आ गई? ये देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये इंसर्शन की वजह से भी हो सकती है, कोई नया बेस इंसर्ट हो गया बीच में या कोई नया बेस डिलीट हो गया, कोई पुराना बेस। अब हम पढ़ते हैं टीआरएनए के बारे में। मैंने आपको बताया था टोटल आरएनए में से टीआरएनए जो है ओनली 15% है। कितना है? और इसके बारे में एक और चीज बता दीजिए, स्मॉलेस्ट आरएनए है। कैसा है? स्मॉलेस्ट आरएनए, ओनली 72 से 73 बेस पेयर से मिलकर ये बना हुआ है टीआरएनए। इसको एडेप्टिव मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। बेटा प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज। मेम्ब्रेनलेस स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है ये प्रोटीन फैक्ट्रीज। कौन होते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो ये राइबोसोम में बेटा 3 साइट्स होती है। कौन सी? E, P एंड A। E एक्सिन साइट, P पेप्टाइड साइट, A अमीनो एसिड साइट। अमीनो एसिड यहाँ इस साइड में एंजाइम बाइंड करता है अमीनो एसिड सिंथेटेज, जो भी टीआरएनए पे बाइंड करता है। तो ये जो A साइट है, मैं नाम भी लिख देती हूँ, अमीनो एसिड साइट, और P साइड को क्योंकि आप पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं पेप्टाइडल साइट, और E साइड यहाँ पे है एक्सिन साइट। तो देखिए यहाँ पे टीआरएनए आके बाइंड करता है इस साइड पे, A साइड पे, और नए नए अमीनो एसिड भी, इसका 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, नए नए अमीनो एसिड या 3 प्राइम एंड पे आते जाएंगे जैसा कोडोन रीड करेगा। ठीक है, जैसा कोडोन, सपोज AUG कोडोन आ गया, AUG कोडोन आ गया, तो यहाँ पे AUG क्या है? कोडोन, और टीआरएनए में क्या रहेगा? एंटीकोडोन। उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होगा। AUG का है तो क्या होगा? UAC। UAC समझ में आ गया? तो यहाँ पे UAC एंटीकोडोन होगा। तो इसको पता लग जाएगा मिथ्योनिन, मिथ्योनिन है 3 प्राइम एंड पे आके बाइंड होगा। 3 प्राइम की सीक्वेंस में है CCA, ये पहचान है। तो यहाँ पे अमीनो एसिड आके बाइंड हो जाएगा। कौन सा? AUG है तो कौन सा बाइंड होगा? मिथ्योनिन से। फिर बेटा ये शिफ्ट होते जाएंगे यहाँ पे पेप्टाइडल साइड पे, यहाँ अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड लगते जाएंगे
और एग्जिट साइड से वो पॉलीपेप्टाइड निकल जाएगा। जब टीआरएनए 3 प्राइम एंड पे, जो टीआरएनए का 3 प्राइम एंड है, जब वहाँ अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम आके बाइंड करता है उसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट भी रहती है। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, इट इज द ओनली एंजाइम दैट कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये एयूजी का मतलब क्या है, जीयूजी का मतलब क्या है, ये केवल यही एंजाइम पहचान सकता है जो कि टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे बाइंड करता है। तो अब आपको पता लगा कि राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्टरीज क्यों बोलते हैं, एक्चुअली दैट हैव साइट्स जहाँ पे अमीनो एसिड्स आकर बाइंड होंगे। और टीआरएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, टीआरएनए का 3 प्राइम एंड ही है जहाँ पे अमीनो एसिड आकर बाइंड होंगे। समझ में आ गई, पी साइड पे पेप्टाइडल बॉन्ड बनेंगे और ई से एग्जिट हो जाएगा। समझ में आ गई। तो यूकैरियोट्स में तो एग्जिट साइड होती है, कभी कभी प्रोकैरियोट्स में एग्जिट साइड के बिना भी काम चल जाता है। तो यही कारण है। अच्छा, हमारे सेल्स में जो राइबोसोम्स की स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट होती है, ये अलग अलग रहती है डिसोसिएटेड फॉर्म में। ये एसोसिएटेड होती है एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर आके ऐसे राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे जिसको पॉलीसोम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। पॉलीसोम या फिर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर भी इसको हम बोलते हैं, जिसमें ये राइबोसोम आके बाइंड हो जाते हैं। समझ में आ गई, इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्टरीज भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एडेप्टर मॉलिक्यूल। तो देखिए ये सीक्वेंस है, सपोज ये है हमारा एमआरएनए, ये क्या है एमआरएनए, एमआरएनए में कोडोन है हमारे पास AGU, तो यहाँ पे उल्टा आ जाएगा UCA एंटीकोडोन। ये किसमें है, टीआरएनए में। तो एमआरएनए और टीआरएनए यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट आ रहा है, जैसे राइबोसोमल आ रहा है, तो यहाँ काम नहीं आ रहा है, लेकिन दैट इज द मोस्ट अबंडेंट, 80 to 85% हुई है। एमआरएनए इज ओनली 3 to 5%, ठीक है। और इसीलिए बेटा टीआरएनए, क्योंकि ये सारा काम स्टार्ट करता है, इसलिए इसको इनिशिएटर टीआरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। टीआरएनए में ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, देखिए छोटा सा आपको स्ट्रक्चर बना के हम दिखाए हुए हैं। तो ये है 5 प्राइम है, ठीक है, 3 प्राइम है, ये सीक्वेंस CCA, इसको बोलेंगे हम एंटीकोडोन लूप, इसको हम डी लूप भी बोल सकते हैं, और इसको हम एक्स्ट्रा आर्म भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा आर्म भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये सीक्वेंस है CCA, ठीक है। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लोवर ये भी आ जाता है लीफ स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है। किसने दिया था, गिवन बाय रॉबर्ट होली। रॉबर्ट होली नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। अगर इसके 3D स्ट्रक्चर की बात करें, टीआरएनए का 3D स्ट्रक्चर, तो वो इन्वर्टेड एल के जैसा होगा। ये भी नीट का क्वेश्चन है, इन्वर्टेड एल कैसे बनाएंगे आप इन्वर्टेड एल, ठीक है। ये तो सीधा है, इसी को अगर आप उल्टा करके बनाए तो कैसे बनाएंगे, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड एल 3D स्ट्रक्चर है ये टीआरएनए, इन्वर्टेड एल। ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, ये 2D स्ट्रक्चर है। तो अब आपको राइबोसोम की इंपॉर्टेंस के बारे में पता लग गया। अब आपको टीआरएनए का इंपॉर्टेंस पता लग गया, एमआरएनए का प्रोसेस इंपॉर्टेंस पता लग गया। नाउ वी आर कमिंग टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को क्या कहा जाता है बच्चों, ट्रांसलेशन क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस मैंने अभी आपको बताया कैसे होगा, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। स्टेप्स कौन से होंगे, अगेन जो आपने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में किए थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप प्रोसेस रहेगी। समझ में आया। तो देखिए 3 स्टेप्स कैसे, यहाँ पे देखिए दिस इज राइबोसोम, तो यहाँ पे चला के निकाला के ओके, सो गिव अ पॉज हियर।
कोडोन को टीआरएनए रीड करता रहेगा एंटीकोडोन की हेल्प से, और नए नए अमीनो एसिड यहाँ पर आते रहेंगे। किस साइड पे? ए साइड पे। ये पी साइड है जहाँ पे पेप्टाइडल बॉन्ड आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोटीन बन गए। ये एग्जिट साइड है, निकल सकते हैं, और प्रोकैरियोट्स में एग्जिट साइड होती भी नहीं है, डायरेक्ट पेप्टाइडल साइड से भी निकल सकते हैं। तो समझ में आ गया। और जब हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगा सपोज UAA या UAG या UGA, इन तीनों में से अगर कोई भी सीक्वेंस आ गया तो वहीं पे वो प्रोसेस रुक जाएगी। समझ में आ गई बात? टर्मिनेशन हो जाएगी प्रोसेस की। तो ये है नाउ। अब अगर हम बात करें ये जीन एक्सप्रेशन क्या है, तो मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल डॉग्मा आपने पढ़ा कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, ठीक है, आरएनए, एमआरएनए आप इसको बोलते हैं, और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को यहाँ बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो प्रोसेस है आरएनए से प्रोटीन बनना, ये होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो बेटा जो रेगुलेशन रहेगा वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी रहेगा, वो ट्रांसलेशन लेवल पे भी रहेगा, और बीच में जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हुई, जो प्रोसेसिंग स्प्लाइसिंग हुई या चीजें हुई, उस पर भी कंट्रोल जो है रहेगा। तो ये रेगुलेटरी कंट्रोल्स की बात आती है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए आप, हाँ, लैक ऑफ न्यूरॉन, ये और कर देते हैं। ऑपेरॉन क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन्स क्लस्टर में होते हैं, ठीक है। ऑपेरॉन क्या है? पहले आपको लैक ऑपेरॉन ये है, लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा ऑपेरॉन क्या है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इन प्रोकैरियोट्स जीन्स आर प्रेजेंट इन क्लस्टर। जीन्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिए ZYA, 3 स्ट्रक्चर जीन है, ये तो प्रमोटर है, ठीक है। स्ट्रक्चर जीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्रुप में। क्लस्टर यानी कि ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज, लैक्टोज इज अ शुगर, मिल्क शुगर भी बोलते हैं। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया के पास जो स्ट्रक्चर जीन्स है, जो पूरा एक ग्रुप है, क्लस्टर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैक ऑपेरॉन। तो 3 जीन्स है इसमें, ZYA। P क्या है यहाँ? प्रमोटर। I क्या है? रिप्रेसर जीन। एक्चुअली ये जो लैक ऑपेरॉन है ये इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। इंड्यूसिबल का मतलब क्या है? हमेशा ऑन नहीं रहता, ठीक है, हमेशा ऑन नहीं रहता बच्चों। ये ऑपेरॉन, ये जीन्स कब काम में आते हैं? जब लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है। जब लैक्टोज प्रेजेंट है तभी लैक ऑपेरॉन क्या होगा? स्विच ऑन होगा जब लैक्टोज प्रेजेंट है, और स्विच ऑफ कब होगा? जब लैक्टोज एब्सेंट है। तो यहाँ पे लैक्टोज या उसकी एक और आइसोमेरिक फॉर्म है एनोलैक्टोज। ये किसका काम करते हैं बेटा? लैक्टोज या एनोलैक्टोज किसका काम करेंगे यहाँ पे? इंड्यूसर का। अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो रिप्रेसर जीन क्या बनाएगा? रिप्रेसर बनाएगा, जो कि ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा। कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, नो ट्रांसक्रिप्शन, और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगी, नो ट्रांसलेशन। लेकिन ये कब होगा? जब लैक्टोज एब्सेंट है। लैक्टोज, इफ लैक्टोज, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो ये, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा? ये तीनों स्ट्रक्चर जीन काम करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, आरएनए बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे तो उसके बाद ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन्स बनेंगे। एंजाइम्स भी प्रोटीन का ही फॉर्म होते हैं, तो 3 प्रोटीन बन रहे हैं यहाँ पे, 3 एंजाइम। Z जीन किस अमीनो एसिड किस एंजाइम को कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y जीन किसको कोड करता है? परमीनेज। A जीन किसको कोड करता है? ट्रांसएसिटाइडेज। बेटा यहाँ पे ग्लाइकोसाइडेज का काम है टू डाइजेस्ट लैक्टोज। ये लैक्टोज को ब्रेक करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और परमीनेज का काम है टू परमिट एंट्री इनटू सेल। लैक्टोज को सेल के अंदर परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ट्रांसएसिटाइलेज इन दोनों की हेल्प करता है, कोई अलग से इसका फंक्शन नहीं है। तो 3 स्ट्रक्चर जीन यहाँ पे है। लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी ये जीन काम करेंगे। देखिए हमारे अंदर जैसे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है,
ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो ऐसे जीन जो हर रोज काम कर रहे हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसलेशनली, जो ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन्स। लेकिन जो जीन कभी कभी काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया के अंदर लैक ऑपेरोन है, तो ऐसे जीन को लग्जरी जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लग्जरी जीन, जो हमेशा काम में आते हैं। गॉट इट? समझ में आया? तो ये था लैक ऑपेरोन, इंड्यूसिबल ऑपेरोन। ऐसे कुछ ऑपेरोन हो सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो कैसे हैं, रिप्रेसिबल ऑपेरोन है। जैसे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है। अगर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड हमने पहले से बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर प्रोवाइड कर दिया, तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन काम नहीं करेगा, तो वो रिप्रेसिबल ऑपेरोन में आएगा। तो अभी आपके सिलेबस में लैक ऑपेरोन है, तो आप यही कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक्स डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सोनिया कौशिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोनिया कौशिक बायोलॉजी एक्सपर्ट @KC बायोजोन। हम अपना एक वन शॉट वीडियो जो ये बना रहे हैं, उसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड DNA फिंगर प्रिंटिंग। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में रिलेटेड है HGP भी इसको बोलते हैं। HGP इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट। एंड कितने ईयर तक ये चला था? 30 ईयर्स तक ये प्रोजेक्ट जो है चला था। 1990 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। और कब तक चला था? 2003 तक, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम में क्या DNA सीक्वेंस है? टोटल ह्यूमन जीनोम में कितना DNA सीक्वेंस है, ताकि द नंबर ऑफ जीन्स डिस्कवर हो सके या जीन्स का क्या फंक्शन है वो सब पता लग सके। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बिल्कुल क्लियर कर दी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद जब हम DNA को क्लोन कर सकते थे, DNA की उसके बाद सैंगर मेथड आया जिससे हम DNA की सीक्वेंसिंग कर सकते थे, तो उससे ये पॉसिबल हो पाया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम का जो साइज था, हैप्लॉइड जीनोम का मैं साइज बताऊँ, 3 × 10⁹ बेस पेयर। तो अगर हम इसकी सीक्वेंसिंग की कॉस्ट की बात करें तो दैट इज अराउंड $3 पर बेस पेयर। तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $9 बिलियन थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। अगर इस डाटा को अगर हम बुक में कन्वर्ट करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो भी हमारे पास डाटा आया, इफ़ वी यूज बुक्स फॉर इट, तो बुक्स में कितनी बुक्स आती? 3300 बुक्स। और हर बुक के पेजेस कितने होते हैं? 1000। समझ में आ गई? कितनी बुक्स? 3300 बुक्स, जो कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन जाती। और हर बुक में कितने पेजेस होते हैं? अराउंड 1000 पेजेस। तो इतना सारा डाटा बुक्स के फॉर्म में रखना इजी नहीं था, तो इसको सॉफ्टवेयर के फॉर्म में या कंप्यूटर्स में कैसे रखा जाए, तो एक और ब्रांच आई और उस ब्रांच को हमने कहा क्या? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जिसमें बायोलॉजी में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर्स में कैसे स्टोर किया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेन गोल्स क्या थे? ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेन गोल्स क्या थे? तो बेटा यहाँ से हमें पता लगा है कि हमारे अंदर टोटल जीन्स कितने हैं। टोटल जीन्स थे 20,000 से 25,000। पहले ऐसा माना जाता था कि वी हैव लैक्स ऑफ प्रोटीन, हमारे पास लाखों प्रोटीन है, तो लाखों जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अभी पता लगा कि जीन्स प्रोटीन तो लाखों हैं, लेकिन उनको जो कोड कर रहे हैं जीन्स, वो कितने हैं? 20,000 to 25,000। उसके बाद सीक्वेंसेस कितने बेटा? डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर। हमें पता लगा कितना? 3 × 10⁹, मतलब 3 बिलियन जो हमारे केमिकल बेसिस है उनका क्या सीक्वेंस है वो पता लग पाया। और इस इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर किया डाटाबेस के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और टूल्स इसके लिए नए नए बनाए गए कि किस तरीके से हम सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू थे उसको किसने एड्रेस किया? ELSI, दैट इज एथिकल लीगल एंड सोशल इशूज। एथिकल लीगल एंड सोशल इशूज। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको पता है 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट था। और किसने इसको कोऑर्डिनेट किया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया था। और 2003 में ये कंप्लीट हुआ। मैंने आपको बताया 1990 में ये स्टार्ट हुआ था और 2003 के अंदर ये जो है कंप्लीट हुआ था। मेथड्स की बात करेंगे, कौन कौन से मेथड्स इसमें यूज हुए और किस किस ऑर्गेनिज्म में हमने जीनोम की सीक्वेंसिंग की। सो ह्यूमन जीनोम के साथ साथ बैक्टीरिया, यीस्ट, ये नीमेटोड है, दैट इज नॉन-प्रोहिबिटिव एलिगेंस। और उसके बाद एक पैथोजेनिक राउंडवॉर्म है, ड्रोसोफिला, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, कुछ प्लांट जैसे कि राइस या
थैलियाना जिसमें डीएनए सबसे बड़ा है, इन सबका सीक्वेंसिंग भी पॉसिबल हो पाया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। कौन कौन से मेथड यूज किए गए स्टूडेंट? EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। आपको पता है हमारे जो जीन्स है वो सारे जीन्स फंक्शनल नहीं है, कुछ जीन्स ऐसे भी हैं जो नॉन फंक्शनल है, या आपको पता है इंट्रॉन्स ऐसे रीजन है जो नॉन कोडिंग रीजन है, एक्सोन ऐसे रीजन है जो कोडिंग है। तो यहाँ पे जो एक्सोन है या जो कोडिंग रीजन है उनको स्पेशली टैग किया जाए, उनको मार्क किया जाए। सो ये एक टेक्निक थी। तो इसमें आपको पता है था और क्या चीजें थी जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि इंट्रॉन्स, उन सब की सीक्वेंसिंग को हटा दिया गया। तो इसके लिए सीक्वेंस हाइब्रिडेशन जिसमें हम चेंज कर सकते थे, सीक्वेंस को चेंज कर सकते थे कि सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस भी हमारे पास आए। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एक ये टेक्निक यूज हुई। हमारे ह्यूमन जीनोम का साइज इतना बड़ा था कि नॉर्मल जीन क्लोनिंग से हम उनको क्लोन नहीं कर सकते थे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए क्या, और आपको पता है PCR में अगर हम क्लोन करें तो उसमें 14 to 15 KB जीन साइज को ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आर्टिफिशियल वेक्टर्स का हेल्प ली गई, दैट इज बैक एंड गैप। बैक क्या है? ऐसा प्लाज्मिड जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम की हेल्प से बनाया गया है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एंड गैप क्या है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स थे, बैक एंड गैप, इनकी हेल्प से हम बड़े बड़े जीन्स को भी मल्टीप्लाई कर पाए, क्लोन कर पाए, ठीक है। क्योंकि कोई भी स्टडी है तो देखिए, सपोज यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है कि कैसे हमने ह्यूमन बीइंग से सेल लिया और सेल का हमने डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए की सीक्वेंसिंग की, और सीक्वेंसिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको कैसे हमने डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर किया। दिस इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक थी जिससे हमें पता लग पाया। और डीएनए को बार बार फ्रेगमेंट्स करने के लिए हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज किया। आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है, जो डीएनए को स्पेसिफिक एंड से कट करते हैं। नाउ कमिंग टू साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बच्चों को हमें क्या क्या चीजें समझ में आई, ह्यूमन जीनोम के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता लगी। सबसे पहले था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता लगा ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 बिलियन बेस पेयर। कितने बेस पेयर है? अराउंड 3000। और हर जीन के अंदर लगभग 3000 बेसेस है। लेकिन सबसे बड़ा जीन जो डिस्ट्रोफिन मस्कुलर जीन है उसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेस भी है। तो ऑन एन एवरेज हर जीन के अंदर कम से कम 2 से 3000 बेसेस तो होंगे ही, लेकिन एक सबसे बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन, ये नीट में भी आ सकता है, उसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेस है। और टोटल जीन जैसा मैंने आपको बताया 25,000 तक या 30,000 तक रहे। पहले ये माना जाता था कि 80,000 से 1,40,000, मतलब 1 से 1.5 लाख जीन्स है, क्योंकि उतने प्रोटीन है। बाद में पता लगा नंबर ऑफ जीन्स कम है, 20 to 30,000 आप इस एस्टिमेट को ले सकते हैं। और अभी तक भी 50% जीन्स ऐसे हैं जिनका फंक्शन अभी भी पता नहीं है। सपोज अभी हम इंट्रॉन को नॉन कोडिंग मान रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसा डिस्कवरी हो जाए कि हाँ इंट्रॉन का भी कुछ ना कुछ काम है। उसके बाद हमारा जो टोटल जीनोम है उसमें से केवल 2% जीनोम ही है जो प्रोटीन को कोड करता है। बाकी सारा क्यों उसकी रेप्लिकेशन होती है, क्यों ट्रांसक्रिप्शन होती है, क्यों ट्रांसलेशन होती है, अगर काम का ही नहीं है। मतलब ओनली 2% जीनोम ही कोड करता है किसके लिए? प्रोटीन के लिए। और हम सबका डीएनए ATGC ये 4 बेसिस से बनना है। तो डिफरेंस क्या है हम सबके डीएनए में? रिपीटेटिंग सीक्वेंस, सबके रिपीटेटिंग सीक्वेंस अलग है, अपनी फैमिली मेंबर से मिलते हैं। रिपीटेटिंग सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है जीनोम में, जो डिफरेंट रीजन है वो बहुत ही कम है। और जहाँ पे भी अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस पता लग जाए तो उसको बोलते हैं SNP, स्निप्स भी बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर डीएनए में एक बेस पेयर का भी अगर डिफरेंस है किसी न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, वो A भी हो सकता है, T भी हो सकता है, G भी हो सकता है, C भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? SNP। क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम जीन से मिलकर बन रहा है। क्रोमोसोम 1 के अंदर लगभग 2968 जीन्स है। वहीं अगर हम Y जीन की बात करें उसमें केवल 231 जीन्स है। Y
जो क्रोमोसोम है दैट इज प्रेजेंट इन मेल्स, ओनली मेल्स में होता है, उसके अंदर केवल 231 जो है जीन्स प्रेजेंट है। रिपीटेटिव सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। तो एप्लीकेशन क्या है और क्या फ्यूचर चैलेंजेस है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या चीज़ें हमें पता लग गई और क्या चीज़ें हैं जो अभी जानना बाकी है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें बहुत सारी नॉलेज मिली कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, स्पेसिफिक जो हमारी इंपॉर्टेंट जीन्स हैं उनका क्या सीक्वेंस है, जैसे इंसुलिन का जीन है तो क्या सीक्वेंस है, और इसको हम डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर कर पाए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी 50% जीन्स ऐसे हैं जिनका अभी भी फंक्शन डिस्कवर करना है, तो वो बहुत सारा काम है जो अभी बाकी है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन इससे मिली वो बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें, मैंने आपको बताया ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, रिपीटेटिंग सीक्वेंस पे। किस पे बेस्ड है, हम डीएनए कैसे मैच करते हैं, किस पे बेस्ड होता है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पे बेस्ड है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस पे बेस्ड है ये टेक्निक। हम सबका डीएनए एटीजीसी यही नाइट्रोजनस बेसिस है, फॉस्फेट शुगर की बैकबोन है, सबका नाइट्रोजनस बेसिस सेम है, राइबो शुगर सेम है, तो डिफरेंस क्या है, रिपीटेटिव। किसी में एटीजीसी का रिपीट ज़्यादा है, किसी में एटी का रिपीट ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो यही रिपीटेटिव सीक्वेंस हमें मैच करना है, इसी को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसने दिया और ये टेक्निक किसने डेवलप की, तो उसकी बात करते हैं। सो दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी ने ये जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक दी, और इसमें सैटेलाइट डीएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। देखिए बेटा, क्रोमोसोम में जनरली एक ही सेंट्रोमियर होता है। अगर किसी क्रोमोसोम के अंदर एक से ज्यादा सेंट्रोमियर है, राइट, तो पहले सेंट्रोमियर को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या कहेंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और दूसरे को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। समझ में, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद ये जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। समझ में आ गई, क्या बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए। और ये सैटेलाइट डीएनए के अंदर रिपीटेटिंग सीक्वेंस होंगे, वहाँ 80 का सीक्वेंस ज़्यादा हो सकता है, या फिर वो जीसी रिच हो सकता है, यानी कि जीसी का सीक्वेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये टेक्निक बेटा एलेक्स जेफरी ने दी थी, और इसको सदर्न ब्लोटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि सदर्न साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको जो है और ज़्यादा डेवलप किया। सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक भी बोलते हैं, सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक भी इसको बोलते हैं। समझ में आ गया। अब बात आती है कि अगर हमें डीएनए आइसोलेट करना है तो हम किस सेल से ले सकते हैं, हर उस सेल से जिसमें न्यूक्लियस है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, हर सेल से जहाँ पे भी न्यूक्लियस है हम देखिए ब्लड से, क्योंकि उसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी से तो नहीं ले सकते। हेयर फॉलिकल, अगर हेयर रूट से हेयर अगर निकला है तो उस फॉलिकल से हम निकाल सकते हैं। स्किन से, बोन, सलाइवा, स्पर्म। सपोज हमें कोई स्केलेटन मिला है काफ़ी पहले का दबा हुआ, तो स्केलेटन की बोन सेल से हम डीएनए निकाल सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पीसीआर की हेल्प से एम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो हम फिर उसका सीक्वेंस देखेंगे, और फैमिली मेम्बर्स से वो डीएनए सीक्वेंस मैच करके हम पता लगा लेंगे कि ये स्पेसिफिकली किस फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, समझ में आया। तो मेन थिंग है पॉलीमॉर्फिज्म, वेरिएशन। और वेरिएशन किसकी वजह से पता लग रही है यहाँ पे, रिपीटेटिंग सीक्वेंस की वजह से, क्योंकि सबका रिपीटेटिंग सीक्वेंस अलग है। वो आपके फादर या मदर से मिल सकता है और किसी से नहीं मिलेगा। तो ऐसे बेटा जो मेटरनल डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए काम आता है। क्राइम सीन को, केस को सॉल्व करने के लिए भी ये फोरेंसिक साइंस की टीम को हेल्प करता है। अब सबके अंदर रिपीटेटिंग सीक्वेंस अलग अलग है, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। सबके अंदर ऐसा नहीं है कि आपके अंदर भी 5 रिपीट है, उसके अंदर 10 रिपीट है। सबके अंदर रिपीटेटिंग सीक्वेंस कम या ज़्यादा हो सकते हैं। रिपीटेटिंग सीक्वेंस का नंबर, रिपीटेटिंग सीक्वेंस का टाइप सबके अंदर डिफरेंट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, इसको हम बोलते हैं VNTR। ठीक है, तो इसको भी हम नो आफ्टर क्लास, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं,
पहले हम डीएनए आइसोलेट करते हैं, फिर उस डीएनए को, ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करते हैं, फिर उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से, आपको पता है जेल अगर हमारे पास है एग्रोस जेल, तो उससे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। बड़े साइज का डीएनए तो पीछे होगा, छोटा है तो आगे होगा, ठीक है। फिर हम ये जो हमारे पास डीएनए के बैंड्स आए हैं, इसको हम कौन सी एक मेम्ब्रेन लेंगे, नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज की एक मेम्ब्रेन लेंगे, इस जेल के ऊपर रखेंगे क्योंकि जेल तो ड्राई हो जाएगा, तो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन रखेंगे, उसके ऊपर कुछ हैवी मटेरियल रख देंगे ताकि जो बैंड्स जेल के अंदर है वो किस में आ जाए, मेम्ब्रेन में। अब मेम्ब्रेन पे हम कैसे लेबल करेंगे, तो उसके अंदर हम रेडियो एक्टिव प्रोब यूज़ करेंगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल सीक्वेंसेस यूज़ करेंगे, जो जहाँ पे भी रिपीटेटिंग सीक्वेंस है वहाँ पे लग जाएंगे जाके। प्रोब मतलब रेडियो एक्टिव। तो पूरे डीएनए में आपको ये दिख जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक होती है बेटा, उससे आप पूरे नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन लगाएंगे तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ रिपीटेटिंग सीक्वेंस होगा वहाँ रेडियो एक्टिविटी शो होगी। आपको एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी गिवन है विच फिगर, आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए सपोज यहाँ से देखिए एग्जाम्पल, सपोज दिस इज डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम इंडिविजुअल ए एंड दिस इज डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी। अब आपको ये देखना है कि ये दो जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ए और बी, तो ये सी का डीएनए है, सी का डीएनए इन दोनों में से किससे मैच हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है रिपीटेटिंग सीक्वेंस किसका मैच हो रहा है, सी का डीएनए किससे मैच हो रहा है, बी से, ये और ये सिमिलर लगेगा आपको, सी एंड बी, क्यों, ये देखो सिंक सीक्वेंस यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, तो इस तरीके से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप देख सकते हैं सीक्वेंसेस का पैटर्न जो है सेम आएगा। ऐसे आप कोई क्राइम सीन को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। सपोज कहीं पे कोई क्राइम सीन हुआ है, कोई डेड बॉडी मिली है, वहाँ पे उसके नेल्स के अंदर कोई स्किन मिली है, या उसके आसपास कोई हेयर मिला है जिसमें हेयर फॉलिकल मतलब रूट के साथ है, या फिर कोई ब्लड स्ट्रेन मिला है, तो उसमें से हम सैंपल निकाल के और जिस पे भी हमें जो सस्पेक्टेड है उसके डीएनए से मैच कर सकते हैं उसको। सेकेंडली मैटरनल पैटर्नल इशू में कई बार ऐसा होता है कि कोई हॉस्पिटल में बच्चा एक्सचेंज हो गया एंड मदर इज क्लेमिंग कि ये जो है बेबी मेरा है, सेकंड मदर इज सेइंग कि बेबी मेरा है, सो डीएनए मैच करेंगे तो बायोलॉजिकल मदर कौन होगी, जिसके साथ डीएनए मैच करेगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। पीसीआर ने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया इसमें, और इसमें जो टेक्निक्स यूज हुई वो कौन सी है, वीआरटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट, ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कि कौन कौन से सीक्वेंस है जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। बाकी आप इसको एक थ्रू आउट रीड करें इसको टॉपिक को, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वन शॉर्ट वीडियो ऑफ योर चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 6 फ्रॉम 12th बायोलॉजी। इफ़ यू वांट टू सी एनी टॉपिक इन डिटेल, किसी भी टॉपिक को डिटेल में देखना है तो वो डिटेल वीडियो अलग से है हर टॉपिक की। दिस इज फॉर वन शॉट।